नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं नदीम अंसारी, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा कर देश भर में फैले 41 आयुध निर्माण इकाइयों को 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परिवर्तित करने के ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की। करीब 2 दशकों से लंबित प्रस्ताव का उद्देश्य आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। सभी 7 कंपनियों पर सरकार का 100% स्वामित्व होगा और ये रक्षा क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह ही होंगी। पीएम मोदी ने भी समारोह में वीडियो संबोधन दिया और कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेंगी। पीएम ने नवनिर्मित 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपील की कि वो रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य अपने दम पर दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्ति बनना है। पीएम मोदी ने कहा कि अब समय भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे हमारी इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में रक्षा सामान का निर्यात 300% से ज्यादा बढ़ा है। पारदर्शिता, विश्वास और तकनीक आधारित नजरिए से देश के रक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निजी क्षेत्र और सरकार देश के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य देश में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है, देश में रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना और दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करवाना सरकार का लक्ष्य है। OFB के निगमीकरण से नए उपक्रमों में बेहतर कार्यात्मक स्वायत्तता एवं दक्षता सुनिश्चित करेगा और विकास की नई संभावनाओं एवं नवाचार का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही इन उपक्रमों को एक अत्याधुनिक सुविधा में बदलने की दिशा में तेजी से काम हो सकेगा। विजयदशमी के मौके पर सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास चरण 1 के भूमि पूजन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया तो खास तौर पर गुजरात के लोगों की सेवा भावना की खूब प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि इन हॉस्टल के बनने से युवाओं को, बेटे बेटियों को नई दिशा मिलेगी, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। पीएम ने इस बात पर गर्व जताया कि गुजरात ने सामाजिक विकास के कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के ऐसे कार्यों को देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि गुजरात किस तरह सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। गुजरात के लोगों के बीच गुजरात की बातें हो तो पीएम का अपने पुराने अनुभवों के बारे में बात करना स्वाभाविक है। उन्होंने याद किया कि कैसे राजनीति में बिना किसी जातीय आधार के उनके जैसे व्यक्ति को 2001 में राज्य की सेवा करने के लिए लोगों ने आशीर्वाद दिया था। पीएम ने यह भी खुलासा किया कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र की शक्ति के बारे में भी उन्होंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। उमिया माता का आशीर्वाद लेकर खोड़ल धाम के दर्शन करके मैंने इस समस्या के समाधान के लिए लोगों का साथ मांगा, लोगों को अपने साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री ने देश की सुधरती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि कोविड की चुनौती से उभरकर अब देश तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। स्किल और इकोसिस्टम ये मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। पीएम ने इस मौके पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी लोगों को बताया और कहा कि इसके जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। पीएम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया और कहा कि आज की पीढ़ी को उन व्यक्तित्व के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दशहरा समारोह पर सबकी नजरें होती हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को विजयादशमी के मौके पर नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। भागवत ने इस मौके पर संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए अपने पारंपरिक दशहरा संबोधन में देश के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों, सीमा सुरक्षा, जनसंख्या और विदेशी घुसपैठ के तमाम मसलों पर खुलकर बात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या से सभी चिंतित हैं। तेज गति से बढ़ने वाली जनसंख्या भविष्य में कई समस्याओं को जन्म दे सकती है, इसलिए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने इस बारे में सरकार से कुछ मांग भी की, जिनमें देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं और जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी मांग में कहा कि सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका बनाकर घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से भूमि खरीद के अधिकार से वंचित किया जाए। मोहन भागवत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का भी जिक्र किया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सामरिक तैयारी मजबूत करनी होगी। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटने का जिक्र किया और कहा कि इसके बाद कश्मीर का माहौल बदला है, परंतु वहां के लोगों में भी हम सभी भारत माता के संतान हैं भाव जगाना होगा। संघ प्रमुख ने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर भक्तों को सौंपे जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों की संपत्ति का उपयोग भगवान की पूजा और हिंदू समाज की सेवा और कल्याण के लिए होना चाहिए। संघ प्रमुख ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण और देश में नशीले पदार्थ को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। देशवासियों से राष्ट्र की एकात्मकता का आह्वान करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि कई समस्याओं का निदान तो केवल समाज की पहल से ही हो सकता है। देश जब आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रहा है, तब कृतज्ञ देश अपने उन सभी स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बलिदान और उनके उस जज्बे को याद कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्यूलर जेल पहुंचकर आजादी के उन सभी नायकों को श्रद्धांजलि दी। साल 1906 में बनकर तैयार हुई सेल्यूलर जेल और उसकी 698 कोठरियां उस वक्त अंग्रेजी अत्याचार और क्रूरता का पर्याय थी। काला पानी की सजा का नाम सुनते ही लोगों के मन में सिहरन दौड़ जाती थी। विनायक दामोदर सावरकर ने उसी जेल में सजा काटी थी। सावरकर ने भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कलमबद्ध किया, जिसे प्रकाशित होने से पहले ही बैन किया गया। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में गिरफ्तार किया गया और काला पानी की सजा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सावरकर ने एक वीर विद्वान होते हुए भी लगातार 10 साल तक यातनाओं को सहा है। गृह मंत्री ने सावरकर को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने वीर सावरकर की उस ऐतिहासिक कोठरी में पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सचिंद्र सान्याल को भी नमन किया और कहा कि सान्याल इकलौते भारतीय थे जिन्हें 2 बार काला पानी की सजा दी गई थी। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे भारतीय इतिहास से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता के लिए अमर बलिदानियों की विरासत को आगे बढ़ाएं। देश भर में असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप विजयदशमी का त्योहार मनाया गया। लोक परंपरा के मुताबिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह त्योहार मनाते हैं। इसी दिन त्रेता युग में श्री राम ने लंकेश रावण के अहंकार, पाप और अन्याय का अंत किया था। देश में मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक दशहरा मनाया गया। मैसूर का दशहरा तो विश्व प्रसिद्ध है। परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री बसवराज ने पूजा में हिस्सा लिया। वहीं केरल में विजयदशमी को एक अहम दिन के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ परिसर में दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि विजयदशमी के अवसर पर आयुध पूजन की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयदशमी के अवसर पर शाही पोशाक पहनकर ग्वालियर के देवघर में शस्त्र पूजन किया। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके के झुग्गी झोपड़ी निवासियों को दशहरे का उपहार मिला। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कीर्तिनगर में झुग्गी झोपड़ी निवासियों को उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को गैस सिलेंडर बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से विजय शोभा यात्रा निकाली।
दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर पूजा अर्चना की गई। विजयदशमी के अवसर पर गुजरात में वडोदरा पुलिस ने शस्त्र पूजा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी जम्मू और कश्मीर यात्रा के दौरान आज उधमपुर में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा कारगिल में देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हरियाणा पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान तरनतारन जिले के चीमा खुर्द गांव के 35-36 वर्षीय मजदूर लखबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आज नागपुर स्थित दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानव वंदना दी। इस अवसर पर आठवले ने कहा कि 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और इसके पीछे का मुख्य कारण देश की एकता को बनाए रखना और दलितों के साथ हो रहा भेदभाव को रोकना था। भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 पर आपत्ति जताई है। भारत सरकार की तरफ से महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हैरान करने वाला है कि FAO ने कुपोषित आबादी के अनुपात पर जो अनुमान दिए हैं उसके आधार पर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक घटा दी गई है, जबकि अनुमान जमीनी हकीकत और तथ्यों से दूर पाए गए। भारत सरकार ने कहा कि FAO द्वारा इस्तेमाल की पद्धति अवैज्ञानिक है। उन्होंने अपना आकलन 4 सवालों पर कराए ओपिनियन पोल के नतीजों के आधार पर तैयार किया है। इस पोल को भी गैलप नाम की एक संस्था ने टेलीफोन के जरिए किया था। ये रिपोर्ट कोविड की अवधि के दौरान पूरी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के बड़े पैमाने पर किए गए प्रयास की अनदेखी करती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की केजरीवाल सरकार पर भी हमला बोला। आदेश गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, किसी भी योजना को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहे हैं। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर बताई जा रही है। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य स्थिर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि आज विजयदशमी के दिन विधि विधान पंचांग गणना के पश्चात तय की गई। बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 पर बंद होंगे। केदारनाथ धाम एवं श्री यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल हेतु शनिवार 6 नवंबर भैया दूज को होंगे बंद। जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित। IIT दिल्ली क्षेत्र के छात्र मृदुल अग्रवाल ने जेईई एडवांस 2021 में कॉमन रैंक लिस्ट में 360 अंकों में से 348 अंक प्राप्त कर किया टॉप। तेलंगाना उच्च न्यायालय के 7 नए न्यायाधीशों ने शुक्रवार को शपथ ली। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने 4 महिलाओं सहित नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को जारी आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 जवान शहीद हो गए। आतंकियों से लोहा लेने के दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर भावपुर व अंबियापुर स्टेशन के बीच पटरी पर मालगाड़ी के आधा दर्जन डिब्बे पलट गए, जिसकी वजह से इस रूट पर रेल यातायात बाधित हो गया। देश में अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर ऐसी ही एक रैली कोल्हापुर पहुंची, जिसे वहां से हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए विदा किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सागर के खिमलासा पहुंची इस यात्रा का कस्बा वासियों ने जगह जगह स्वागत किया। यहां रात्रि विश्राम के बाद ये रैली सागर जिले के खुरई राहतगढ़ होते हुए विदिशा जिले को प्रस्थान करेगी। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल के योगदान को इन रैलियों के जरिए जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता अखंडता की भावना का संचार करने सशस्त्र सीमा बल के जवान साइकिल रैली से निकले हैं। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। 7 बजे शाम तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 97.18 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 19,391 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महामारी से अब तक 3,33,82,100 लोग संक्रमित हुए हैं।
भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर इस समय 98.07% है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है। लगातार 110 दिनों से 50,000 से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 16,862 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए। गोवा के स्कूलों को 18 अक्टूबर से 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने की। तमिलनाडु में 1 नवंबर से प्ले स्कूल और किंडरगार्टन फिर से खुलेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। फेसबुक ने भारत में अपने पहले गेमिंग इवेंट FB गेमिंग प्रेस स्टार्ट की घोषणा की है। गूगल की एक रिपोर्ट में पिछले 1.5 साल में जमा किए गए 8 करोड़ से अधिक रैंसमवेयर नमूनों का विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि भारत रैंसमवेयर से सबसे ज्यादा प्रभावित 140 देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। एप्पल के आईफोन 13 में ब्रॉडकॉम की जीत के बावजूद चिप निर्माता क्वालकॉम 2021 में $4.3 बिलियन के स्मार्टफोन वाईफाई चिप बाजार में अपनी बढ़त बनाने के लिए तैयार है। फेसबुक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम को विकसित कर रहा है, जो फॉरवर्ड पर्सन वीडियो का उपयोग करके आपके जीवन का विश्लेषण कर सकता है। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि सभी iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप रोल आउट करेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी ने जिस तरह लोगों का ध्यान खींचा है, क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने गुरुवार को कहा कि उसे इस साल अप्रैल-सितंबर की अवधि में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से 370 यूजर अकाउंट रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है। राजस्व, मुनाफे और बाजार मूल्य के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2021 में भारतीय कॉर्पोरेट्स में सबसे ऊपर है। अफगानिस्तान में शुक्रवार को नमाज के दौरान कंधार मस्जिद पर बम ब्लास्ट कर दिया गया, जिसके चलते अभी 30 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। मौत की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेबनान की राजधानी बैरूत में एक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर गोलीबारी में कम से कम 6 लेबनानी शिया मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को धुएं से घिरे सड़कों पर पत्थर फेंकते देखा गया। बैरूत में गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। हमला उन प्रदर्शनकारियों पर था जो पिछले साल बैरूत में हुए विनाशकारी बंदरगाह विस्फोट की जांच कर रहे न्यायाधीश को हटाने की मांग को लेकर हिजबुल्लाह द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे थे। इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी अपने हितों के लिए देश को बंधक बनाने की इजाजत नहीं देगी। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि लेबनान में हुई हिंसा देश के लिए दुखद है। प्रधानमंत्री ने शांति का आह्वान किया और ट्वीट में घोषणा की कि हिंसा में मारे गए लोगों के आज सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अफगानिस्तान में लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में लौटने और अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। संगठन ने तालिबान की धमकियों और हिंसा का दस्तावेजीकरण करने वाले नए साक्ष्य प्रकाशित किए हैं। फ्रांस सरकार ऊर्जा की कीमतों में जारी उछाल से निपटने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगी। मैक्रों ने पेरिस के उपनगर सीन सेंट डेनिस की यात्रा के दौरान कहा कि यह भी संप्रभुता का सवाल है। अमेरिका के 39 राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है और बिना टीकाकरण वाले लोगों की संख्या घटकर 6 करोड़ 60 लाख के करीब रह गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह जानकारी देते हुए संघीय श्रमिकों और बड़ी कंपनियों के लिए वैक्सीन अनिवार्यता शुरू करने की अपनी योजना की प्रशंसा की। बाइडेन ने इस उपलब्धि के लिए अपनी पाथ आउट ऑफ द पेंडेमिक योजना और प्रशासन के टीके की आवश्यकताओं पर तत्काल जोर देने को श्रेय दिया है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञ सलाहकारों के एक पैनल ने 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारी और वायरल से उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर डोज की सिफारिश पर मतदान किया। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 24 करोड़ 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस संक्रमण से अब तक 48,99,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ 56 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7,41,000 से अधिक है।
स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर लंबे कब्रे विएजा ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट के कारण बाकी 300 लोगों को उनके घरों से निकाल लिया गया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एलिसल फायर नाम की तेजी से बढ़ती जंगल की आग 16,000 एकड़ से ज्यादा जगह में फैल गई और लोगों को निकासी के लिए आदेश दिए गए हैं। देश में मूसलाधार बारिश के कारण ग्रीस में दर्जनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पश्चिमी ग्रीस में क्रोफू द्वीप पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, जो तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उबेर कप में भारतीय महिलाओं का सफर क्वार्टर फाइनल में हुआ खत्म। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का न होना और साइना नेहवाल का शुरुआती मैचों में चोटिल होना बना बड़ी वजह। केन्या की लंबी दूरी की धाविका एग्नेस टिरोप वेस्टर्न की मौत के मामले में एग्नेस के पति पर पुलिस का शक, फिलहाल फरार हैं एथलीट के पति। 25 साल के युवा एथलीट अपने ही घर में बुधवार को मृत पाई गई थी। शरीर पर थे चाकू के घाव के निशान। इस साल यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली ब्रिटेन की एमा रेडुकानु ने मॉस्को में आयोजित होने वाले क्रेमलिन कप से अपना नाम वापस ले लिया है। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में दिमित्रोव ने ह्यूबर्ट हरकास को दी मात। ब्रिटेन के कैमरोन नूरी ने इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अर्जेंटीना के डियोगो श्वार्टजरमैन को 6-0, 6-2 से दी मात। इंडियन वेल्स की महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन की पाउला बार्डोसा गिबर्ट ने एंजेलिक केर्बर को 6-4, 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ट्यूनीशिया की खिलाड़ी ऑन्स जॉबियो ने एनेट कोंटावेट को 7-5, 6-3 से हराकर इंडियन वेल्स के महिला एकल के सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवलोव इंडियन वेल्स मास्टर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गए हैं। पुरुषों के डबल वर्ग के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मार्सेलो मेलो और इवान डोडिक की जोड़ी ने इटली की जोड़ी के हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। शारवनन सिद्धार्थ, आदित्य राव हैदरी और अनु इमैनुअल अभिनीत तेलुगु फिल्म महासमुद्रम गुरुवार को रिलीज हो गई है। वेंकटेश और राणा दग्गुबाती के चाचा भतीजे की जोड़ी नेटफ्लिक्स की आगामी तेलुगु वेब सीरीज राणा नायडू में एक साथ दिखाई देने के लिए तैयार है। फरदीन खान की वापसी वाली फिल्म विस्फोट की शूटिंग अगले सप्ताह से शुरू होगी, जिसमें रितेश देशमुख भी है। दिवंगत टेलीविजन स्टार सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी कथित गर्लफ्रेंड शहनाज गिल के अधूरे म्यूजिक वीडियो का नाम अधूरा रखा गया है। सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म अन्नाथे में उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। रजनीकांत के फैंस उनके लुक को काफी पसंद कर रहे हैं। एस राजामौली की फिल्म RRR में अल्लूरी सीतारामा राजू की भूमिका निभाने वाले तेलुगु मेगा रामचरण एक और दिलचस्प परियोजना के लिए तैयार हैं। अपर्णा सेन के सोशल ड्रामा द रेपिस्ट को 26वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किम जिसोक पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया, जो शुक्रवार को संपन्न हुआ। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने बहुप्रतीक्षित कोर्ट रूम ड्रामा जय भीम का आधिकारिक टीजर लॉन्च किया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।